Assalamu alaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza and today I am going to teach you the simplex method. तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च। एक्चुअली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं जिनको आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट करते हो और उसको सॉल्व करते हो। उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं जिनमें ग्राफिकल मेथड है, सिम्प्लेक्स मेथड है और भी मल्टीपल मेथड्स हैं। तो इन मेथड्स को चूज़ करना आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने किससे सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मेथड से ही सॉल्व हो सकते हैं, वो दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहे होते। तो इनमें हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, सिम्प्लेक्स मेथड है और भी कई मेथड्स हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिकल मेथड से ही स्टार्ट करो, आप सिम्प्लेक्स मेथड से ही स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको यूँ कहा जा सकता है कि आप स्टार्ट में आप पहले फॉर्मुलेट करो, यानी कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं, उसको आप पहले एक मॉडल की फॉर्म में कॉन्स्टेंट निकालो, ड्राइव करो और उसको पूरा लिखो मॉडल को, और फिर किसी मेथड की तरफ जाओ। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा और काफ़ी लंबा काम है, तो उससे पहले हम किसी डायरेक्ट मेथड की तरफ जाते हैं। मोस्टली अप्लाई भी यही करते हैं कि डायरेक्ट आप मेथड की तरफ जाओ, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप जाते हो इंडस्ट्री लेवल पे तो उस लेवल का हमने करना नहीं, हमने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सिम्प्लेक्स मेथड से। तो ऑपरेशन रिसर्च बाय शोएब हमज़ा। तो बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं आपको एक ओवरव्यू स्केच देना चाहता हूँ कि एट द एंड अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या इस पूरे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के बाद। एक्चुअली इसका नाम कॉम्प्लेक्स मेथड होना चाहिए था। सिम्प्लेक्स मेथड आपको ना एक माइंड में साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि आपको सिंपल से ये लगता है कि बड़ा सिंपल होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट सिंपल। सिंपल है बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि वाकई बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, बस डाइजेस्ट करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसका नाम मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स मेथड होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक स्केच बनवा रहा हूँ आपके माइंड में, जो कि आपने स्टेप्स से याद रखना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या गिवन होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पहला बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ये मैक्स जी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू, ये कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, सिर्फ ये पोर्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, और एट दी एंड पूरा सिम्प्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड आप लगा लोगों के ना, ये x1 और x2 की वैल्यू निकालो। बचपन से क्या कर रहे हो, x की वैल्यू ही निकाल रहे हो ना, यहाँ भी हमने x की वैल्यू ही निकालनी है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली तो इंडिया चांद पे पहुँच गई और हम वहीं x की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी तक, बट हमें निकालने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं हमें। तो अल्टीमेटली देखें, ये पूरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, निकाली कैसे ये भी मैं पूरा बताऊंगा। समझ लो ये हमने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन के बटन में आंसर लिखा हुआ है भी। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कि ये हमारे पास आंसर आ गया। x1 की वैल्यू 10/3 आ गई, x2 की वैल्यू 0 आ गई, सपोज कर लो। अब इसको हम वेरीफाई भी करना सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी जो देखो x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली, इसको आप पुट करो वापस अपने मैक्स जी के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। ठीक है, 4x1 + 3x2। ठीक है, तो इसमें मैक्स जी इज इक्वल टू 4 10/30 + 3 0। ये देखो, ये आपके पास 4x1 आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है डिसीजन वेरिएबल, उसके अंदर आपने क्या पुट किया, x1 की वैल्यू 10/3, 4 × 10/3, 4 × 10 40 /3, और प्लस ये x2 तो 0 था, प्लस तो ये 0 आ गया 40/3। यानी कि जो z की अल्टीमेटली वैल्यू जो आपके पास बनी है ना, ये 40/3 आई है। इसको हम प्रॉपर सिम्प्लेक्स मेथड से आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि वाकई ही ये वैल्यू निकली है। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी, मैंने भी सॉल्व करके फिर ही लिखी है, आपको भी सॉल्व करके फिर ही लिखनी है, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमने करना है। ठीक है, इसके मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेप्स किधर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे वही मैंने क्वेश्चन दिखाए थे, हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना होगा आगे। जो पहला स्टेप है आपके पास वो है जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बताता हूँ आपको। अभी आपको स्टेप्स गिनवा रहा हूँ कि कौन कौन से हम स्टेप्स करेंगे। एक आपके माइंड में मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ कि आपके माइंड में एक स्केच बनवा रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या करेंगे। ठीक है, आपको ताकि बाद में डाइजेस्ट करना मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप क्या है, जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कर लिया एक बार, उसके बाद आपने ये टेबल बनाना है।
ठीक है। इस टेबल को भाई 2-3 दफ़ा ना पेज पे ड्रॉ कर कर के ना प्रैक्टिस कर लेना, डिट्टो तो डिट्टो। इसको ना, इस टेबल को डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल वेज लोग यूज़ करते हैं, वो CJ माइनस PJ पता नहीं क्या क्या करते हैं, उस चक्कर में नहीं पढ़ना, वो इंतहाई फारिग तरीन मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ईजी सिंपल सिम्प्लेक्स के लिए सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना, बेसिस ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, RHS रेशो वगैरह, ये जो R1 एज इट इज़, ये बताता हूँ कैसे बनाना है, बट ये अभी अपने माइंड में देख लो, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं, बेसिस ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, RHS रेशो, ये याद नहीं रहती तो आपने याद रखना है BCRR। B से क्या है बेसिस ऑफ, C से क्या है कोफिशिएंट ऑफ, और R से RHS, और फिर R से रेशो, BCRR। ये आपने याद रखना है, इससे आपको याद रह जाएगा कि आपने क्या, बस एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको टेबल बनाना आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपने ये वाला टेबल बना लिया, उसके बाद अभी देखो कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है, उसके बाद आपने कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। और ये हम आ गए इधर, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ उसी टेबल के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट टेबल खाली टेबल लिखा है तो उसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कहाँ से किए हैं, ये जो जनरल फॉर्म बनाई है ना, इसकी सारी वैल्यू उठा के आपने इसके अंदर डालनी होती है। जैसे ही कर लिया, उसके बाद आपने देखना होता है ये जो Z वाली लाइन लिखी हुई है ना, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है। तो इसमें देखें तो हमारे पास सबसे नेगेटिव नंबर कौन सा आ रहा है, -4, ठीक है। -4 हमने कह दिया कि हमारा की कॉलम है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप क्या था कि टेबल्स क्रिएट करना, डिफ़ॉल्ट टेबल। तीसरा स्टेप क्या था, हमारे पास वैल्यूज़ को इंसर्ट करना। चौथा स्टेप क्या है, मिनिमम वैल्यू को देखना और उसके नीचे कॉलम ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जैसे आपने कॉलम ड्रॉ कर लिया ना, उसके बाद आपने करना है कि RHS डिवाइड बाय की कॉलम, ठीक है। ये रेशो निकालनी है आपने। ये की कॉलम के बाद आपने की रो निकालनी होती है ना, तो उसके लिए आपको रेशो निकालनी पड़ेगी, RHS डिवाइडेड बाय की कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास RHS 0 डिवाइडेड बाय -4, तो ये तो आएगा 0 ही, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.3, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 आएगा हमारे पास 4। जैसे आपने ये देखें, ये हमने क्या निकाल लिया, रेशोज़ को निकाल लिया, ठीक है। अब आपने देखना है की रो निकालनी है। की रो कैसे निकालते हैं, आपने जो रेशोज़ निकाली हैं, देखें इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा है 3.3 पॉजिटिव नंबर है, तो ये मेरे पास आ गई मेरी की रो, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें जो इंटरसेप्ट हो रहा है वो कौन सा एलिमेंट है। तो देखें ये 3 वाला जो एलिमेंट है ना, ये मेरे पास की एलिमेंट है। ओके, जैसे ही आपने ये की एलिमेंट को डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने इसको 1 बनाना होता है, यानी कि इस पूरी इंटायर रो को ना आपने 3 से डिवाइड करना है, यानी जो भी आपका की एलिमेंट होगा उससे डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1/3, ये 0 ही रहेगा, 10/3 हो जाएगा। ऑल राइट, यानी कि आपने इसको 1 बनाना, तो इसलिए पूरी रो से आपने उसी की एलिमेंट से आपको डिवाइड करना होता है। तो अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्रॉपर आपको बताऊंगा अभी से कैसे कैसे हो रहा है। अभी मैं बस एक स्केच बनवा रहा हूँ आपके माइंड में कि ये कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे ही आपने 1 बना दिया ना, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर भी 0 बनाना होता है, उसके नीचे भी 0 बनाना होता है, जिसको हम कहते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है तो ये आता होगा, लेकिन मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मुझे व्यूज़ वगैरह, वॉच ओवर वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक स्केच बने माइंड में, ठीक है। तो आपने उसके बाद 0 बनाने के लिए कुछ रो ऑपरेशन लगाने होते हैं, कैसे लगाते हैं ये भी बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा होला वेट ज़रा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने 0 बना दिया, उसके ऊपर भी 0 बना दिया, उसके नीचे भी 0 बना दिया, और देखें यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, अब सॉल्व कैसे हो गया है, ज़रा यहाँ गौर करें। Z की वैल्यू RHS, Z इक्वल्स टू RHS का मतलब क्या था, राइट साइड पे ना, यानी कि Z लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, 40/3। Z की वैल्यू 40/3 और यहाँ पे x1 की वैल्यू 10/3। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसका भी अभी एक्सप्लेन डिटेल में करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो देखें 40/3 निकल आया, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसकी वैल्यू 40/3 आएगी, वो 40/3 ही आई है।
अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक होता है इंटरिंग वेरिएबल, एक होता है एग्जिटिंग वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हमने की रो और की एलिमेंट को बनाया था, की रो की कॉलम की एलिमेंट बनाया था ना, अब देखें इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा x1 है और s1 है। जो इसके ऊपर होगा ना और इसके लेफ़्ट में जो भी स्लैक वेरिएबल होगा उसकी जगह ये वाली चीज़ आ जाएगी। समझ आई? नहीं आई? मैं बताता हूँ दोबारा। जैसे आपने बना लिया ये की एलिमेंट को, ठीक है, इसके ऊपर देखें सबसे ऊपर कौन सा आपके पास बेसिक वेरिएबल है, x1 है ना, वो x1 यहाँ से कट होके यहाँ आ जाएगा और ये s1 गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये s1 यहाँ से आया और यहाँ इधर चला गया, क्योंकि ये हमारा वो की रो ये वाली है ना और ये की कॉलम था, तो यहाँ पे चला जाएगा। इसको मैं आगे दिखाता हूँ आपको। सॉरी, जैसे देखें यहाँ से हटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखें x1 जैसे z लेफ़्ट में है ऐसे ही x1 लेफ़्ट में है, z के राइट हैंड साइड पे क्या 40/3, x1 की सामने क्या है 10/3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x2 भी तो था, x2 की भी तो वैल्यू निकालनी है ना, तो उसकी कोई औकात नहीं है, वो 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास x1 आया और x2 नहीं आया, तो हम x2 सपोज कर लेंगे, एक्चुअली उसकी वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, एक ही x है हमारी। तो हमारे पास आ गया x2 की वैल्यू 0, z की वैल्यू 40/3, x1 की वैल्यू 10/3, x2 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ प्रॉपर लिखे हुए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस की बात है, याद क्या रखने, बस स्टेप्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखें, सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म गिवन होगी, क्वेश्चन गिवन होगा, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आपने एक डिफ़ॉल्ट टेबल बनाना है, खाली टेबल बनाना है, BCRR याद रख के टेबल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उस टेबल के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन होंगी वो उस टेबल के अंदर डायरेक्टली एज़ इट इज़ आपने इंटर कर देनी है वो सारी वैल्यू। जैसे ही आपने वैल्यूज इंटर कर दी ना, Z वाली टॉप सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें देखना सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाला नंबर कौन सा है। अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई भी नेगेटिव वाला नंबर नहीं है तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, आगे सॉल्व हो ही नहीं जा सकता, ठीक है। हमने सबसे देखना है कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक नेगेटिव वाला नंबर होगा तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वहाँ पे आपने देखना है सबसे ज़्यादा मोस्टली नेगेटिव नंबर कौन सा है। उसके बाद जैसे आपको मिल गया उसी के नीचे आपने की कॉलम बना देना है। येलो वाली लाइन करके मैंने दिखाई थी ना, ये वाली ये हमारे पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर है ना, सबसे बड़ा नेगेटिव, इसी के नीचे हमने की कॉलम बना दिया, ठीक है। की कॉलम बनाने के बाद हमने रेशियोज़ बनाने हैं। की कॉलम डायरेक्टली हम नहीं बना सकते, कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें बनाने होते हैं रेशियोज़, ठीक है। यहाँ पे ये आ गई रेशियोज़। अब रेशियोज़ कैसे बनानी है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। रेशियो का फार्मूला होता है RHS डिवाइडेड बाय की कॉलम। की कॉलम तो बनाया हुआ ना, RHS ये सारी गिवन है। 0 को डिवाइड करो -4 पे, 0 10 को डिवाइड करो 3 पे 3.3, इस तरह आपको डिवाइड करके ये रेशियोज़ निकालनी है, ठीक है। की कॉलम के बाद आपने क्या निकालना है, रेशियोज़, ठीक है। रेशियोज़ जैसे निकालोगे ना, उसमें आपने देखना है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है। आई एम रिपीटिंग, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, या उसका कह लेंगे नो सोल्यूशन होगा, वो अनबाउंडेड होगा, बेड़ा गर्क होगा उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर हो सकता होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना होता है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। हमें नज़र आ रहा है एक 0 है, अच्छा ये 0 को, इसको 0 को, नेगेटिव को, इन्फिनिटी को हम इग्नोर करेंगे, उसको सिलेक्ट नहीं करना। 0 को, नेगेटिव को, इन्फिनिटी को सिलेक्ट नहीं करना। वैसे इजी लाइन है, इसको आप ना ही लिखें तो ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये वर्किंग एरिया हमारा यहाँ पे ना, इसको ना ही लिखें तो, क्योंकि 0 ही आना है हर बात, तो 0 को हमने इग्नोर ही करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमें 3.3 नज़र आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। रो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने देखना है की एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पे रो में जो कट रहा होता है, यानी कैसे इंटरसेप्ट हो रहा होता है, वहाँ पे वही वाला हमारा की एलिमेंट होता है। उसके बाद मैं एक स्टेप लिखना भूल गया कि इंटरिंग वेरिएबल और एग्जिटिंग वेरिएबल जो भी होगा ना, इसके ऊपर देखना है कौन सा डिसीजन वेरिएबल है, उसको उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अभी अगले स्टेप में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने लिखना है। उसके बाद जो भी आपका की एलिमेंट होगा उसको आपने बनाना होगा 1, यानी कि ये हमारे पास की एलिमेंट 3 है ना, तो इस पूरे को मैंने 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 को 1 बनाने के लिए 3/3 4/3 पूरे को ही करना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे ये रेशियोज़ को नहीं छेड़ना, अभी यहीं तक ये RHS तक वर्किंग है। राइट हैंड साइड के भी तो कुछ साइड पे नहीं होता है ना, उसको हमने डील नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक करना है। तो इसको मैंने आगे करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 4 को 3 से 4/3 आ गया, 1/3 आ गया, एंड 0 आ गया, एंड 10/3 आ गया। बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ एक्स्ट्रा टेबल बनाया आपको समझाने के लिए कि बाकी सारी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ एज ही इट इज़ आएंगी, ठीक है, उनको आपने अभी कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने की एलिमेंट बना लिया, आपने उसको 1 बना लिया की एलिमेंट को, अब आपने उसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये आपका लास्ट स्टेप है। जैसे ही आपने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन क्या होता है ये भी बताता हूँ कि जो की एलिमेंट 1 बनाया था ना, उसके ऊपर भी 0, उसके सारे नीचे भी 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास की एलिमेंट ये वाला बना होता और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी का मतलब ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर भी 0 बनाना, तो उसके नीचे 0 बनाना होता है कि मैं ऊपर भी 0 बनाता हूँ और उसके नीचे भी 0 बनाता हूँ। उसके लिए मुझे लगाने होते हैं रो ऑपरेशंस, ठीक है। रो ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, दैट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या चीज़ बोली थी आपको, एक स्टेप्स का पता होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जिम्मेदारी मेरी है, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो याद रखने। कोई भी स्टेप आप भूले और आपका बेड़ा गर्क, यानी आपका तो नहीं, आपके एग्ज़ाम का नंबर्स का बेड़ा गर्क। तो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, रो ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। बाकी ये बेसिस OBCR ये टेक्निक्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, स्मार्ट वर्क्स की सारी जो भी हैं आपको याद रखनी है। तो जैसे आपने रो ऑपरेशन लगा दी, उसके ऊपर भी 0, उसके नीचे 0। अब रो ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है, एक दफ़ा लगा, हर बार चेक करना है। जब आप रो ऑपरेशन सारे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 और नीचे भी 0 बना लिया और सारे रो ऑपरेशन भी लगा लिए, वैल्यूज चेंज हो गई हैं। आपने देखना है कि अब कोई ऊपर Z वाली लाइन में कोई नेगेटिव नंबर है या नहीं, ठीक है। हमारे केस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है अभी, ताकि आपको ईजीली डील करूँ, तो इसमें अभी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। वरना मोस्टली जो असाइनमेंट हमें क्वेश्चन मिलते हैं उसमें मोस्टली होता है कि आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई ना कोई टर्म नेगेटिव वाली आ जाती है। बट हमारे केस में नेगेटिव वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि आंसर तो लिखो भाई, आपने आंसर भी लिखना है, ठीक है। यहाँ जो Z वाली है उसी के करस्पॉन्डिंग RHS साइड, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है Z और ये RHS राइट हैंड साइड पे लिखा 40/3, और यहाँ पे x1 10/3, x2 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 कंसीडर होगा, ठीक है। ये ना कह देना कि S2 को x2 बना दो, नहीं, S2 अलग है, x2 अलग है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एंड फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी मुझे लगता है लंबी हो गई है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। आपको मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए मेरी ID भी आपको नीचे मेंशन मिल जाएगी, f2022-06523@gmail@umt.edu.pk। ये वाली मेरी Gmail है, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हैं कि ये फ़लानी वीडियो पे आपका फ़लाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं उसको एडिट करके फिक्स कर दूँगा। बाकी मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी, मुझसे भी, टीचर से भी, किसी से भी हो सकती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू मेक अ मिस्टेक। एंड थैंक यू सो मच।